हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज एसटीसी में। आज की वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड ह्यूमन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर नंबर 6 हो गया और शुरू करते हैं यहाँ से। एक नंबर से क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। इसमें कौन सा आवश्यक है? क्लोरोफिल है, H2O है तथा CO2 और सी में है सूर्य का प्रकाश। इनमें सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि सभी आवश्यक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषण में जीव सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। ये क्या है दोस्तों? सही है। उसके बाद है, परपोषी में जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक के रूपांतरित हो जाते हैं। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है, मृत जीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं? इसका ऑप्शन है ठोस, तरल, ठोस तथा तरल। इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तरल। उसके बाद है 4 में, निम्नलिखित में किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है? प्राणी संपोषण किसमें नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कवक हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और स्वपोषी भी होते हैं। ये हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद है, कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पौधे हैं जो परजीवी भी। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है, अवशोषक पोषण के अंतर्गत आते हैं मृतजीवी, परजीवी, ये दोनों आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों ए बी हो जाएगा इसके अंदर। ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? निम्नलिखित में कौन परजीवी है? जोंक परजीवी है। 8 पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए निम्नांकित में कौन सा समीकरण सही है? तो इसका ऑप्शन है ए में CO2 प्लस H2O इक्वल टू CH2O प्लस O2। उसके बाद बी में है 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6O2। सी में है C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू C6CO2 प्लस 6H2O। डी में है 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में, प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये नहीं होगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश से रासायनिक क्रिया, ये भी नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल में पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नांकित में कौन से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा कच्चे पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, इसमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद आता है, प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो 1 से 2% होता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है। उसके बाद 2 नंबर में, कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो सही है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसमें कथन असत्य का पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण होता है, ये भी सही। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से प्राप्त होता है, ये क्या है? गलत है, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है?
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन होता है, कहाँ से मुक्त होता है? जल से मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। उसके बाद है पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो लगभग 1% होगा इसका आंसर। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? शैवाल के द्वारा उत्पादित होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है? हरित लवक के ग्राना में होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है? इसमें हो जाएगा स्ट्रोमा। इसके बाद है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो संयोजन क्रिया द्वारा, बी में है अपघटन क्रिया द्वारा, और उसके बाद सी में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है? तो सिर्फ दिन में, बी में सिर्फ रात में, सी में सिर्फ अंधेरे में, डी हो जाएगा इसका रात और दिन दोनों में, जब तक NaDPH2+ उपलब्ध रहे। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? तो जल से, पीछे भी किए हैं। कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो अवशोषक पोषण पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है? तो हरित लवक के किस भाग में होता है? 25 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, स्ट्रोमा में होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, ये सही है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंगक, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य, अकार्बनिक द्रव्य, खनिज पोषक, ये कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। उसके बाद है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 28 नंबर में। एक में है अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्घ्य में द्वितीय स्थान पर रहता है। 2 में है पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावकारी होते हैं। तो आप ये दोनों क्या है? सही है, जिससे कि सी आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना क्या नहीं होता, ये पूछ रहा है। उसके CO2 का मुक्त होना, O2 का मुक्त होना, उसके बाद है CO2 का उपयोग होना। तो 29 नंबर में हो जाएगा आपको CO2 का मुक्त होना। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा होता है। इसके बाद है 31 में हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नांकित में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम। इसके बाद है कथन ए, कई दिनों तक घास पर पड़ा व ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। उसके बाद है कारक आर, हरित वर्णक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। नंबर का हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो इसका ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम यानी फ्री ऊर्जा बनाती है। बी में प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। सी में है आपको भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है। डी में ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है निम्नलिखित में किसे पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? तो पत्ता को पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों से।
कर बनावट, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 डिग्री से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। ये क्या है? सही है। उसके बाद है तापमान में परिवर्तित होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गलत है क्योंकि प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल। निम्नलिखित में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? क्लोरोफिल, जेंथोफिल, उसके बाद है क्लोरोफिल बी, उसके बाद है कैरोटीनॉइड्स। इसमें सभी हो जाएगा आंसर इसका उपयोग सभी। प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मेल्विन काल्विन हो जाएगा इसका। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका में है? ए में है जल, बी में है क्लोरोफिल, सी में है सूर्य का प्रकाश, डी में है CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको CO2। उसके बाद 41 में निम्न में किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका हो जाएगा आंसर मेल्विन कैल्विन। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा? तो ऑप्शन है प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रथम स्थिर यौगिक हो जाएगा आपको फास्फोग्लिसरिक अम्ल। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। उसके बाद है किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण में वर्णहरित की क्या भूमिका है? जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। तो इसका हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद 49 में है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ चलता है? तो आपको प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम। उसके बाद है 51 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण होता है। तो प्रथम चरण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है हरे रंग की प्रकाश में, बैगनी रंग की प्रकाश में, उस पर नीले रंग की प्रकाश में, लाल रंग की प्रकाश में। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद है 53 में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। सबसे कम कहाँ होती है? हरे रंग के प्रकाश में होती है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? केवल दिन में होता है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो सकती। ये क्या है? सही है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो क्लोरोफिल है। उसके बाद ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो वृद्धि मापने के लिए। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें है 1 नंबर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 में है पत्ती के अलावा पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश, तो कृत्रिम प्रकाश क्लोरो ए में है क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, तो ये नहीं होगा आंसर। क्लोरोफिल का संश्लेषण कर सकता है, ये भी नहीं होगा। पर उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है आपको कुछ वनस्पति जातियां होता है, कीटाहारी होता है, क्यों? इसमें ऑप्शन है छायादार और अंधेरे स्थलों पर उगने के कारण उन्हें प्रकाश संश्लेषण का पर्याप्त अवसर नहीं मिलते, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी में है वे नाइट्रोजनी न्यूज मृदा में उगने के लिए अनुकूलित है, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो आपको आंसर हो जाएगा सी। लार की प्रकृति होती है, तो लार की प्रकृति होती है क्षारीय। उसके बाद है पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्प्स या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करती है, तो इसका हो जाएगा आपको पेरोटिड ग्रंथि। उसके बाद है 63 में टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में किसमें मौजूद रहता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम मौजूद रहता है। उसके बाद है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। उसके बाद 65 में है लार में कौन से एंजाइम उपस्थित रहते हैं, तो इसमें टाइलिन उपस्थित रहते हैं। उसके बाद है 66 में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो निम्नलिखित में कौन सा असत्य पूछ रहा है इसमें, तो लार भोजन के अम्लीय को नष्ट कर उसे उदासीन बनाता है, ये सही है, यानी सत्य है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में परिवर्तित करती है, ये भी सही है। भोजन में उपस्थित समस्त मंड को पाचन मुख्य गुहा में ही हो जाता है, ये गलत है, यानी असत्य है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दांतों के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी ऊतक तंत्रिका सूत्र भरी रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मज्जा गुहा में। उसके बाद है आपको कितना नंबर 69, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार। मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं, तो आपको कैनाइन सबसे कम होते हैं। उसके बाद है दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है, तो दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है दंतास्थि। उसके बाद है दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। 73 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है दांतों का ऊपरी परत इनामेल होता है, ये सही है। इनामेल मानव शरीर का कठोरतम भाग है, ये भी सही है। इनामेल इनामेल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है, तो ये भी सही है। इनामेल के स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन आवश्यक होते हैं, ये भी सही है, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका उपयुक्त में सभी सही। उसके बाद है जीभ पर उपस्थित किस पेपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है, तो किस पेपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है, फीलिफॉर्म में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है। उसके बाद जीभ के अग्र भाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाए जाते हैं, तो इसमें आपको हो जाएगा मीठा। मनुष्य के मुख गुहा के बाद होता है ग्रसनी। उसके बाद है कभी-कभी भोजन जल्दी-जल्दी खाने से या खाते समय बात करने से खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है, इसका क्या कारण है? अमाशय के भित्ति पर दाब बढ़ जाता है, ये नहीं होगा। भोजन श्वास नली में फंस जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि पाई जाती है अमाशय में, जठर ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद है आपका अमाशय। अमाशय कार्बोहाइड्रेट पाचन का प्रमुख स्थान है। ये नहीं स्थान होता है, ये नहीं होगा। वसा पाचन का मुख्य स्थान है, ये भी नहीं। प्रोटीन पाचन का मुख्य स्थान है, ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है जठर रस में। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 81 में, अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस, इनमें से सभी हो जाएगा। अमाशय की दीवार का जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या है अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि क्योंकि म्यूकस अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखते हैं, यही उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, बी में है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, सी में है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, डी में है वसा को वसा अम्ल में। तो आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। उसके बाद 84 में है आपको, लार किसके पाचन में सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको स्टार्च, सी। उसके बाद पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। उसके बाद है आपको 86 में, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उदर से प्रारंभ होता है। उसके बाद है 87 में, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होता है? तो पार्श्व भाग में होता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। उसके बाद है, पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमाशय। निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रासनली से जुड़ा होता है? इसका ऑप्शन है, ए में निगल द्वार, बी में कंठ द्वार, सी में मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हो जाएगा ए, निगल द्वार। शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो असत्य है। तो इसमें ऑप्शन है, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव, यही इसका गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा, आगे नहीं पढ़ना है। अमाशय खुलता है कोलोन में, ग्रासनली में, ग्रहणी में, मलाशय में। तो अमाशय खुलता है ग्रहणी में। 94 में है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद है, जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए में है भोजन को अम्लीय बनाता है, बी में है भोजन के साथ प्रवेश के बाद है 95, इसमें जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ए में है भोजन को अम्लीय बनाता है, ये सही है। उसके बी में भोजन के साथ प्रवेश से करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है, ये भी सही है। एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन पहले देखेंगे। जठर एक अस्थायी अमाशय के रूप में कार्य करता है, तो ये क्या है? सही है। जठर खाद को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये भी सही है। सी में जठर अमाशय रस में लाइपेज और इमाइलेज स्रावित करता है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। उसके बाद 98 में, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 99 में, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसका खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम का खास आवश्यकता होती है।
दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो रेनिन होता है। उसके बाद मनुष्य की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो ये आपको फीट लंबी होती है, तो ये 32 फीट लंबी होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? यह 8 से 10 मीटर होती है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो पित्त पित्तवाहिनी, मूल पित्तवाहिनी जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 105 में है निम्नलिखित में कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो इसमें है ग्रासनी इपिग्लोटिस हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है और जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो एक्स कौन सा अम्ल हो सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 107 में है अमाशय के भीतरी दीवारों पर किस प्रकार की के कोशिकाओं का स्तर होता है? क्यूबाइडल एपिथेलियम कोशिका। बी में है पक्षमल एपिथेलियम कोशिका। सी में है सलकाव हो गया यहाँ पे एपिथेलियम कोशिका। डी में है स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 108 में आपको दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो दंत प्लाक कहलाता है। उसके बाद है 109 में अमाशय के दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय श्रावण या स्राव। उसके बाद है 110 में कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद रहते हैं? तो जीव द्रव हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में भोजन पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, ये सही है। इसके बाद है मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, ये सही है। उसके बाद है भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? तो किस भाग में खुलती है? छोटी आंत में खुलती है। उसके बाद है 113 में जेजुनम किसका अंग है? तो ये छोटी आंत का अंग है। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के छोटे आंत का भाग नहीं है? तो छोटे आंत का भाग नहीं है कोलोन छोटे आंत का भाग नहीं है। उसके बाद 115 में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है एक में यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है, ये सही है। इसके बाद 2 में है पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, ये भी सही है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। छोटा आंत होना चाहिए, छोटी आंत होना चाहिए। छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो छोटी आंत में इसके द्वारा पित्त रस, अग्नाशय रस, उसके बाद है शक्कश, इसके बाद इनमें सभी तीन में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? छोटी आंत की सबसे अधिक होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छोटी आंत में। 120 में है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। उसके बाद है आपको 121 में निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? तो माइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो वसा पाचक एंजाइम लाइपेज है। 123 में है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो इसमें हो जाएगा आपको लाइपेज। उसके बाद है ग्लिसनस
कैप्सूल किसमें मौजूद रहता है? तो ग्लिसनस किसमें होता है? यकृत में। इसके बाद है 125 में आपको लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है यकृत में भी पाया जाता है, मछली में भी, मांस में भी। तो इसमें से सभी। 126 में हो जाएगा भ्रूण ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत में। 127 में आपका छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है? तो पित्तरस के द्वारा होता है। 128 में पित्तरस का मुख्य कार्य है। पित्तरस का मुख्य कार्य है ये में भोजन की अम्लता का नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना, ये सही है। वसा का पायसीकरण करना, ये भी है। वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना, ये नहीं होगा, ये और बी हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। 129 में हो जाएगा आपको 129 का है पित्त रस में उपस्थित बिलीवर्डिन तथा बिलीरोबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनता है? हीमोग्लोबिन के फलस्वरूप बनता है। इसके बाद है आपको 130 में निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती है? तो जठर रस की प्रकृति क्षारीय नहीं होती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज है, माल्टोस है, इसके बाद है इनवर्टेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 हो जाएगा आंसर। 1 और 2 हो जाएगा आंसर, तो इसका कहाँ डी में है। इसके बाद है कथन ए मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है। उसके बाद है कारण उसके बाद है कारण आर यकृत में 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करते हैं। तो ए में है ए तथा आर तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या है, सही व्याख्या है। बी में है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद है कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 133 में है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा भाग या अंग चूषण करते हैं? तो यकृत चूषण करते हैं विषैले पदार्थ। उसके बाद है 134 में है कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका हो जाएगा आपको आमाशय। 135 हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया की यूरिया में बदलता है? तो पित्ताशय। अमोनिया को यूरिया में किडनी ही बदलता है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद है यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? यकृत का द्रव्यमान 140 ग्राम होता है। यकृत का कार्य पूछ रहा है। विषाक्त पदार्थ को विषहीन पदार्थ में रूपांतरित करना, ये नहीं होगा। वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। 129 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होती है तथा क्षारीय होती है। उसके बाद है इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्लीहा के। इसका निम्नलिखित में किसके स्राव को पूर्ण पाचन रस कहलाता है? तो छोटी आंत के स्राव को पूर्ण पाचक रस कहलाता है। इसके बाद है 141 संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? संपूर्ण तो छोटी आंत के हो जाएगा। इसके बाद है पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है?
आहार नाल के किस भाग में होता है? मुख गुहा में। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? छोटी आंत में होता है। उसके बाद है भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत के जेजुनम में होता है। इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद विलाई द्वारा होता है, तो ये सही हो जाएगा। अवशोषण भोजन विलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं, ये भी सही होगा। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित होते हैं या हो जाते हैं, ये तीनों सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 145 में है, वसा का पाचन किस अंग में पूर्ण होता है? वह है छोटी आंत। उसके बाद है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदलते हैं। पाचन क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा गैलेक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा गैलेक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता, ये सही है। बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप से संचित रखती है, ये भी सही है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी होती है, गलत है। छोटी आंत लंबी होती है, बड़ी आंत छोटी आंत के तुलना में अधिक लंबी होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग किस भाग में मौजूद रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बड़ी आंत। यहाँ पे क्या है? बड़ी आंत है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें है अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन होता है, ये सही है। छोटी आंत के इलियम में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है, ये भी सही है। उसके बाद बड़ी आंत के कोलोन में भोजन का अवशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं, ये कल असत्य है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं जल, ठोस पदार्थ, उसके बाद है रुक्षांश, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जल हो जाएगा। विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद रहता है? किस हिस्से में मौजूद रहता है? तो कोलोन में मौजूद रहता है। उसके बाद निम्नलिखित में 153 में निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकलने हेतु उत्तेजित करता है? पित्ताशय को पित्त निकलने हेतु उत्तेजित करता है कोलिसिस्टोकाइनिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। 154 है, मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों के लंबाई में कौन सा सही क्रम है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका इंग्लिश हो जाता है आपको इलियम, जेजुनम, उसके बाद डेडुनम। क्वेश्चन है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाते हैं? तो चाय कहलाते हैं। उसके बाद मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है? तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है, इसलिए। इसके बाद है यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं होगा? किसका पाचन नहीं होगा? वसा का पाचन नहीं होगा। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? आंसर में पाए जाते हैं। इसके बाद मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? इससे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी, सिस्टेएप्सिन तथा एमिलॉप्सिन एंजाइम जठर रस में मौजूद रहते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 160 में निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य और अजीर्ण आहार में से जल के
अधिकिका अवशोषण। इसके बाद है मानव के समान अमीबा में सभी प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, परंतु अमीबा किस संरचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा कूटपाद से। इसके बाद 162 में अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो भोजन का पाचन किस अंग में होता है? भोजन राजधानी में। इसके बाद है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? तो किस रचना द्वारा होता है? सीलिया द्वारा होता है। 164 में हो जाएगा आपको प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 165 हो गया अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय संग्रह, लीवर पित्त उत्पत्ति, पाचक ग्रंथि इंसुलिन उत्पत्ति, पित्त वाहिका पित्त परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहीं तक था इसका